डिसीज़न गलत होते हैं, सही होते हैं। कई बार ऐसा था, मेरी एसयूवी में पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं थे, ईएमआई। अगर वहाँ के बच्चों से एक्सेप्टेंस मिल जाए तो यू आर अ ग्रेट टीचर। मैं जितने भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा, आपका पैसा वापस आ जाएगा। मनी इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, बस टाइम इज़ नॉन रिन्यूएबल। मैं बच्चों को यही बताता हूँ कि ख़त्म कुछ नहीं होता, ख़त्म होता है एनर्जी एंड टाइम। इकोहॉलिक्स एक छोटे से कमरे से बहुत कम पैसों से शुरू हुआ था और आज करोड़ों का टर्नओवर होने के बाद So my name is Sanay Srivastava and I'm the CEO and founder of Ecoholics. This is how we have started Ecoholics to make economics accessible, जो कि बच्चों को आसानी से इकोनॉमिक्स की नॉलेज बढ़ा सके। तो Ecoholics is a platform where students can find economics, all economics, about competitive exam to graduation to school level economics. So it's an edtech firm, edtech startup, which we have started to make economics accessible and easy to understand. So सबसे पहले जब मैं खुद कॉलेज में था, मैं चाहता था इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढूं। मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं था जब तक मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में डायरेक्ट एडमिशन लिया और उसके बाद जब मैं पढ़ना शुरू हुआ तो मुझे एक अलग तरह का स्ट्रगल दिखा। वो स्ट्रगल ये था कि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट रहते हैं और उनको ग्रैब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो डिफ़िकल्ट होता जाता है जब आप एडवांस लेवल स्टडीज़ करें। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में वेयर आई मेट आसावरी, शी इज़ द को फाउंडर ऑफ इकोहॉलिक्स। तो हम दोनों ने पढ़ाई करना शुरू किया, लाइब्रेरी में पढ़ते थे। पर स्ट्रगल ये था कि इकोनॉमिक्स की एक किताब अगर आप 2-3 बार भी पढ़ो तो समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आर्ट भी है, साइंस भी है, थ्योरी भी है, ग्राफ भी है, मैथमेटिक्स भी आ जाता है। तो एक कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट या आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट को समझने में डिफ़िकल्टी होती है। हमने गाइडेंस सोचा, इधर ढूंढा, दिल्ली में ढूंढा, बेंगलोर में, सब जगह पता किया। गाइडेंस अवेलेबल था कई जगह। इतना टफ लेवल से ही वो स्टार्ट करते थे कि जो एक स्टूडेंट है टीयर 2 सिटी का, टीयर 3 का, तो वो उतना जल्दी कोप अप नहीं कर पाता था उस लेवल पे। तो हमने सोचा कि हमको खुद ही पढ़ना होगा। हमने खुद पढ़ा, अपने प्रोफेसरों से गाइडेंस लिया, बहुत सारे सेमिनार्स अटेंड किए, जहाँ गाइडेंस मिला वहाँ हम पहुँच गए। सो दिस इज़ हाउ वी हैव स्टार्टेड कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जहाँ पर एक ही जगह इकोनॉमिक्स की सारी चीज़ें मिल जाएं, क्योंकि इकोनॉमिक्स इज़ द फ्यूचर। आप बिना पैसे के कुछ नहीं कर सकते। यू नीड मनी फॉर एवरीथिंग, एंड मनी मतलब स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी। हम हमेशा बात करते हैं ग्रोथ अप है या ग्रोथ डाउन है, तो वो चीज़ हमने दिमाग में लाया। 2016 की बात है, दिसंबर में हमने पहली बार यूट्यूब चैनल बनाया, जिससे कि हम बच्चों तक वो चीज़ इम्पार्ट कर सकें, वो नॉलेज बढ़ा सकें। बट चूँकि हम लोगों के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था, हमने पढ़ तो लिया था बट हमारे पास एक डेजिग्नेशन नहीं थी। तो हमने सोचा कि एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं, जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले। तो हम लोगों ने नेट JRF का एग्ज़ाम दिया, जिससे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। उसमें हमारा क्लियर हुआ, उससे हमको एक जॉब मिली यूनिवर्सिटी में, जिससे हमने एक्सपीरियंस गेन किया, वो रिस्पेक्ट गेन की और वो अंडरस्टैंडिंग मिली कि पढ़ाते कैसे। उससे बच्चों का एक्सेप्टेंस मिलने लगा और जब हमने लेक्चर्स पढ़ाए तो बच्चों को बहुत पसंद आया। तो दिस इज़ हाउ वी गॉट मोटिवेटेड कि हमको आगे बढ़ना है। मोटिवेशन मिला कि नहीं, इसमें अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो विल सक्सीड फॉर श्योर। तो फिर हमने 1 साल यूनिवर्सिटी में काम करने के बाद जब हमने वो जॉब छोड़ा कि फुल टाइम हम इसी पे फोकस करते हैं, देन आई वेंट टू दिल्ली। दिल्ली में मुझे ऑफ़र मिला UPSC की क्लासेस पढ़ाने का। दिल्ली में राजेंद्र नगर का मार्केट है, करोल बाग है, जो UPSC हब कहलाता है। वहाँ पे अगर आप पढ़ा लो, ऐसा मैंने सुना था पढ़ते टाइम, अगर वहाँ के बच्चों से एक्सेप्टेंस मिल जाए तो यू आर अ ग्रेट टीचर।
मैंने वहाँ पढ़ाया, क्रैश कोर्स था, क्रैश कोर्स और चैलेंजिंग होता है। तो उसके बाद जब हमने वो चीज़ कंप्लीट की, वहाँ एक्सेप्टेंस मिला, तो इस तरह से हमको और कॉन्फिडेंस आता गया। हमने सोचा नाउ वी कैन थिंक अबाउट इकोहॉलिक्स फॉर फुल टाइम। फिर हमने सारा चीज़ छोड़ के इस पे जून 2019 से काम शुरू किया। उसके पहले हम पढ़ाते थे इंडिविजुअली था, नॉट एज अ बिग प्लेटफॉर्म। तो जब हमने वो चीज़ स्टार्ट किया कि वन अ लार्ज स्केल इफ वी इंक्रीज, तो हमारे दिमाग में आया कि वी शुड मेक अ कंपनी। इन दैट कंपनी वी शुड इंटीग्रेट पीपल, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट्स। तो यूट्यूब चैनल पे हमारे आज 100,000 सब्सक्राइबर से ज़्यादा है, 130 इनफैक्ट। इंस्टाग्राम पे भी सेम फॉलोइंग है, एंड ओवरऑल वेबसाइट विजिट इज़ अराउंड 1 मिलियन। तो उससे हमको मोटिवेशन मिलता गया और हम वो चीज़ करते गए। तो इट जस्ट मैं आपसे यही कहूँगा कि हार्डवर्क कभी ना कभी आपको रिटर्न देता ही है। आपको बिना पैसे का सोचते हुए, सिर्फ आपको अपने टारगेट को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी हैव स्टार्टेड। और उसी तरह आज जब हम हैं तो देश के 4 शहरों में ऑफिस है, और बेंगलोर, दिल्ली, भोपाल, इंदौर, 4 जगह ऑफिस है। लगभग 50 से ऊपर लोगों का टीम है। तो जैसे ये शुरुआत हुई, उसके बाद से जब हम आज यहाँ पहुँचे हैं, जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो इट लुक्स लाइक अ ड्रीम। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ हार्डवर्क करो बिना रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन के। अगर आपका हार्डवर्क सही डायरेक्शन में है तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो मैं अगर अपने पास जर्नी की बात करूँ तो मैं बचपन से स्पोर्ट्स पर्सन रहा। तो मैं क्रिकेट खेलता था, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेला, स्पोर्ट्स कोटा में मेरी जॉब भी ऑफ़र थी, गवर्नमेंट जॉब थी। वो जॉब छोड़कर एक स्टार्टअप शुरू करना जहाँ आपकी फैमिली बैकग्राउंड सर्विस क्लास है, एक बहुत डिफ़िकल्ट होता है। घर से ही पहला चैलेंज होता है कि आपको घर वालों को ही प्रूफ करना है। अगर 2 महीना भी रिजल्ट ना दिखे तो दे आर लाइक के बेटा जॉब ढूंढ लो, कहीं कुछ कर लो, एग्ज़ाम की तैयारी कर लो। तो वो एक अलग तरह का प्रेशर घर से शुरू होता है। बट मैं बचपन से स्पोर्ट्स पर्सन था, तो मेरे अंदर एक डिसिप्लिन था कि कोई भी चीज़ शुरू करना है तो उसको फिनिश करना है। कोई भी चीज़ है उसका एक टाइम टेबल होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए। अगर आप डेडिकेटेडली उसमें इंगेज नहीं है 100%, तो आपको वो रिज़ल्ट किसी भी तरह से नहीं देगा। तो मैंने हाफ हार्टेड कुछ नहीं किया। लोग कहते हैं, मुझसे कहते हैं, मतलब मेरे दोस्त के, तुझे डर नहीं लगता, यू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क। अगर आपको मैं बताऊं कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्क लेता हूं। कई बार ऐसा था, 2018 की बात है, मेरे पास 9 लाख रुपए थे, मैंने 8 लाख इन्वेस्ट कर दिया। डिसीज़न गलत होते हैं, सही होते हैं। कई बार ऐसा था, मेरी एसयूवी में पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं थे, ईएमआई और बाकी सारा चीज़। कभी ऐसा होता है कि वी कैन हैव 50 मोर पीपल। तो आई टेक अ लॉट ऑफ रिस्क। मैं उसमें ये चीज़ बोलता हूँ कि डर सबको लगता है, पर डर के बाद जो एक्शन लेते हैं उन्हें हम करेजियस कहते हैं। तो डर मुझे आज भी लगता है, आज भी हम एक्सपैंड करते हैं, हम भी कोई डिसीजन लेते हैं, तो आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बचपन से मैंने ये सोचा कि अगर आपके डिसीजंस गलत हो गए तो यू विल फेल। अब वो डिसीजन सही होना, उसका प्रपोर्शन ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे ही फिर मैं अंडर 19 में खेला, पर क्रिकेट वॉज नॉट अ सक्सेसफुल स्टोरी फॉर मी। अभी एमपी रणजी ट्रॉफी जीता है, उसमें मेरे काफ़ी सारे कोलीग्स खेले हैं। तो व्हेन यू थिंक अबाउट पास्ट में कि क्रिकेट छोड़ा, क्रिकेट छोड़ने के बाद मुझे उससे लर्निंग मिली। देन आई स्टार्टेड स्टडिंग। ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में मैंने पढ़ना शुरू किया, जो आप बोले ना प्रॉपर पढ़ाई, वो ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में किया। और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन 1st 2nd ईयर, उसमें मैंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया। उसके अलावा जब आप सोचते हैं कि एक स्पोर्ट्स पर्सन का पढ़ना, आप देखेंगे जो बहुत मुश्किल होता है, तो मेरे घर वालों को भी एक चमत्कार सा लगा। फॉर मी इट वॉज नॉर्मल, क्योंकि मैं एक चीज़ में अपना फोकस रखा था, तो दूसरी चीज़ में जस्ट फोकस डाइवर्ट करना था, बट वो हार्डवर्क वहीं रहा। तो स्टार्टेड लाइक दैट। फिर जो मैंने आपको अभी बताया कि स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, प्रोफेसरशिप एंड देन इकोहॉलिक्स। तो इट्स डिसिप्लिन, डेडिकेशन, एंड मैं आपसे ही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और मोटिवेशन आपको एक हद तक मोटिवेट कर सकता है। आपने कोई वीडियो देखा मोटिवेटेड, या आप ये लेक्चर ही, या आपने मेरा लेक्चर देखा, या आपने ये वीडियो सुना जो हम अभी शूट कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपको 2 घंटे मोटिवेट करेगा, 1 दिन मोटिवेट करेगा, बट जो सेल्फ मोटिवेशन अंदर से फायर, वो हमेशा जगती रहनी चाहिए, तभी आदमी को सक्सेस मिलती है। अभी से 2022 से अगर मैं इकोहॉलिक्स के फ्यूचर गोल्स देखता हूँ, तो ज़्यादातर मैं जैसे सभी को बताता हूँ, अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर स्टूडेंट्स को, कि मेक अ 5 ईयर गोल। तो आज से 5 साल का गोल इकोहॉलिक्स का यही है कि जस्ट टू हैव मोर पीपल कनेक्टेड।
बिकॉज एज अ स्टार्टअप अगर आप सोचें तो लोग बोलते ज़रूर हैं मुझसे कि मैं खुद के लिए काम कर रहा हूँ, बट अगर आप देखें तो इट्स जस्ट हेल्पिंग अदर्स। इकोहॉलिक्स एक प्लेटफॉर्म बना जिससे स्टूडेंट्स को हेल्प हो रहा है, उसमें जिनको जॉब मिला उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है। तो एज एन एंटरप्रेन्योर मेरा एक ही काम है, टू हेल्प पीपल। तो इसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे तो भगवान आपकी हेल्प करेगा ही करेगा। भगवान इन द सेंस यूनिवर्स, किस्मत, जो भी है वो आप यही मान सकते हैं। तो इकोहॉलिक्स का गोल है कि अगले 10 ईयर्स में मुझे इसको पब्लिक कंपनी बनाना है। मुझे काफ़ी इन्वेस्टर्स भी मिले जो कि पैसा देने को रेडी थे, बट वो इन्वेस्टर का पैसा इंपॉर्टेंट होता है, बट जो टर्म्स होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एज एन एंटरप्रेन्योर अगर आप एक वीडियो सोच रहे हैं तो इन्वेस्टर का सिर्फ मनी मत देखिए, आप वो देखिए वो क्या एक्सपर्टीज़ लेके आ रहे हैं आपके साथ, क्या वो कंट्रीब्यूशन कंपनी में करेंगे, क्या रिस्ट्रिक्शंस आप पे लगाएंगे। तो एक जो फ्रीडम होती है वो इंपॉर्टेंट होती है इन ऑर्डर टू ग्रो। तो अभी से 10 साल का गोल है कि हमको पब्लिक जाना है, पब्लिक लिमिटेड बनानी। उसके बाद 5 साल का गोल की बात करें तो जस्ट टू मेक इट बिग, अ लार्ज कॉरपोरेशन बनाना है। अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मेरा टारगेट है अगले 5 साल में वी शुड हैव 500 एम्प्लॉयज़। तो जब 500 एम्प्लॉयज़ का कंपनी होगा तो वो कंपनी वैसे ही अपने आप में बहुत बड़ा होता है। और अभी इमीडिएट गोल मेरा यही है कि जस्ट टू मेक प्रोडक्ट बेटर, जितना अच्छा हो सके प्रोडक्ट पे फोकस करना है। क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर मैं ये समझाऊँ कि आप कितना ही मार्केटिंग कर लो, कितना ही सेल्स कर लो, बट अल्टीमेटली आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, तभी कस्टमर रिटेंशन होता है, अदरवाइज कस्टमर चला जाता है। तो मार्केटिंग से, सेल से एक बार कस्टमर आएगा, बट रिटेंशन इज प्रोडक्ट। सो इन द लॉन्ग टर्म इफ यू आर थिंकिंग, लॉन्ग टर्म में आपको अपने फंडामेंटल्स पे फोकस करना है, जो कि हमारा टारगेट है कि फंडामेंटल सही रहेंगे, मतलब हमारा कस्टमर खुश रहेगा तो वी विल ऑल्सो बी हैप्पी। मैं ट्विस्ट की बात करूं, अगर टेल ट्विस्ट आप बोल रहे हैं, तो 15 साल का जब मैं था तो एक क्रिकेट टीम का कैप्टन था। और वो क्रिकेट टीम का कैप्टन होना मतलब 11 लोगों को संभालना, उसके बाद 15 की पूरा स्क्वाड, कोच के साथ बात करना, मैनेजर की एक्सपेक्टेशन रखना। तो सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज मुझ पे वो प्रेशर शुरू से ही था, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत थी। और जब मैं इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की आदत से बड़ा हुआ तो जहाँ भी ऐसा होता है कि लाइक आई एम रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था मेरी लाइफ में, क्योंकि जनरली लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, बट आई ऑलवेज लाइक कि मैं आगे बढ़ के काम करूँगा। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मैं कहता हूँ कि एक ट्विस्ट था। रिसेंटली मेरी शादी हुई 2021 दिसंबर में। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, शादी के पहले की लाइफ यू कैन वर्क फॉर 18 आवर्स। मैंने 18 घंटे काम किया है। मैं बता सकता हूँ कि 6 घंटे की नींद में बाकी 18 घंटे काम करना इट्स डिफिकल्ट। लोग कहते हैं 20, 18 भी बहुत डिफिकल्ट होता है। बट शादी के बाद यू हैव ऑल अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। यू कैन नॉट थिंक फ्रॉम द सिंगल माइंड पर्सपेक्टिव। हमेशा आपको एज अ कपल सोचना होता है। तो एंटरप्रेन्योर की एक लाइफ बाद में चेंज होती है। अगर आप एक एम्प्लॉय की लाइफ से कंपेयर करो तो उनका एक शेड्यूल रहता है कि इतने बजे ऑफिस आना है, इतने बजे ऑफिस जाना है, बीच में लंच करना है, देन यू हैव फ्री। समटाइम्स दे वर्क ऑल्सो। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव पीपल लाइक इन आवर टीम, those who are working in the working hours as well as after that. But as an entrepreneur, you cannot take any off day. क्या आप बोलो कि आज मैं छुट्टी पे इस बीच पे जा रहा हूँ या फिर मैं मूवी देख रहा हूँ, बट यू हैव टू कीप चेकिंग द अपडेट्स। और उसके बाद ऐसा रहता है कि माइंड से आप छुट्टी कभी नहीं ले सकते, आपके दिमाग में वो चीज़ हमेशा रहती है। ऑल्दो आप ऑफिस में प्रेजेंट हो, नहीं हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो। तो एक ये ट्विस्ट बहुत बड़ा है। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी था, दूसरा कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं मैं उनसे यही कहूँगा, आपका पैसा वापस आ जाएगा। मनी इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, बस टाइम इज नॉन रिन्यूएबल। अगर आप इसको समझें, एक बार टाइम चला गया, कई बार मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि मेरे को बड़ा ऑफिस लेना है, टाइम ज़्यादा निकालना है, टाइम ज़्यादा निकलना चाहिए, तो उसमें इंसान सोचता है मेरा रेंट बढ़ जाएगा, सैलरी बिल बढ़ जाएगा, बट वो टाइम का मीटर चली जा रहा है और वो कभी रिटर्न नहीं आया। तो इसलिए टाइम को आप प्रायोरिटी दें। एज अ स्टूडेंट, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज एन एम्प्लॉय, स्किल बढ़ाना है, जो भी चीज़, जो भी इसको सुन रहा है, टाइम हमारा अर्थ पे लिमिटेड है। तो ये 2 चीज़ें मैंने लाइफ से सीखी, जो बहुत बड़ा टर्न अराउंड था मेरे लिए। जो भी हम मीडिया में देखते हैं या सामने देखते हैं, जैसे सोशल मीडिया अगर आप बात करो तो आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिली,
ऑन द सेम लाइंस जब कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो उसकी सक्सेसफुल चीज़ें दिखती हैं, फेलियर नहीं दिखते। मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरी लाइफ में 100 इवेंट्स हुए हैं जिसमें से 10 सक्सेसफुल है, जिसमें से एक अगर जिस बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, तो उसके अलावा जो 90 हैं वो फेलियर्स रहे। इट स्टार्टेड विथ स्कूल। मैं आपको बताऊं, स्कूल में मेरे कॉपी कभी कंप्लीट नहीं रहती थी। मतलब ये मोटिवेशन नहीं है किसी बच्चे के लिए कॉपी ना कंप्लीट करने का, बट नहीं हो पाती थी बिकॉज मुझे पर्पस समझ नहीं आता था कि ये क्यों लिखना है या ये क्यों पढ़ना है। तो मे बी मेरी तरफ से लेकिन ना था या टीचर की तरफ से था कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए वाई वी आर स्टडिंग। जैसे स्टैट्स पढ़ाते हैं तो क्यों स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। तो बचपन से स्कूल में ये एक फेलियर था, मुझे पनिशमेंट्स मिलती थी, एम्बैरेसमेंट होता था, और उसके अलावा आपको ऐसा लगता था कि व्हाट यू आर डूइंग विथ लाइफ। तो मेरी कॉपी अगर आप देखोगे तो हार्डली 5% कंप्लीट होती, बाकी पूरी खाली रहती थी। तो पेरेंट्स को भी पेरेंट टीचर मीटिंग में, तो घर पे मुझे कभी डांटा नहीं बहुत ज़ोर से या मारा नहीं, बट स्टिल एक अंदर से रहता है कि वी हैव टू परफॉर्म। अब उसके बाद मेरी जब स्टोरी शुरू हुई, उसके बाद मैं क्रिकेट में आया। तो क्रिकेट में ऐसा था, मेरा फेलियर एक बार ऐसा आया था, 10-12 इनिंग से सिंगल डिजिट में स्कोर थे। टीम से बाहर होने की हालत, क्लब से बाहर होने की आदत, इतनी हालत बुरी हो गई थी कि घर पे एक बार मुझे अल्टीमेटम दे दिया गया था कि आज अगर 50 नहीं हुई तो घर में एंटर नहीं करने देंगे। तो जब आप बैटिंग पे जाते हो तो आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। तो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन वो फेलियर्स मैंने देखे। एक बहुत बड़ा मैच था, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में खेल रहा था वो। अगर उस मैच में मेरा सेंचुरी होता तो मैं इंडिया अंडर 19 खेल जाता। उस पर मैं 38 रन पे आउट हुआ। 250 बॉलें खेली थी, टेस्ट मैच था। वो एक शॉट मारने के चक्कर में गलती हो गई। वो शॉट आज भी सपने में आता है, ऐसा है। तो वो उसके दिन के बाद से मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। मैंने कहा जब इस स्टेज पे अपन परफॉर्म नहीं कर पाए, आगे द लाइफ विल बी डिफिकल्ट। तो जब आपको क्रिकेटर बनना हो, बचपन से क्रिकेट को देख रहे हो और वो आप नहीं बन पाओ, तो सब बिग फेलियर। आप मैच देखोगे हर जगह इंडिया में मैच देखने वाले। देन आई लेफ्ट क्रिकेट एंड आई स्टॉप्ड वॉचिंग क्रिकेट। पूरा माहौल चेंज किया। तो जब कभी आप ऐसा फेलियर फेस करो तो आप अपना फेस चेंज कर दो। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बार फिर मैं जॉब में गया, तो जॉब में तो इतना कुछ फेलियर नहीं दिया, बट उसके पहले मैंने कई इंटरव्यू दिए थे MBA कॉलेजेस के लिए, जहाँ 1-2 कॉलेज में हो, बट MBA करने का मूड बदल चुका था जब तक। पर वो जितने इंटरव्यूज़ में नहीं हुआ, दैट इज़ अनदर फेलियर। फिर उसके बाद जब मैं क्लासेस में पढ़ाता था तो कई बार ऐसा होता है आपको चीज़ें नहीं आती हैं, पर आप बच्चे से कह देते हो कि कुछ भी घुमा फिरा के ठीक है ये आंसर है, बट जो उस साइड बैठे हैं वो आपसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो वैरायटी ऑफ स्टूडेंट है। एक दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ेगा, दूसरा तीसरा, आपको सारे पढ़ने। तो कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि आज मुझे नहीं आता, कल मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको क्लास में बताऊं। दैट इज़ अनदर फेलियर इन द क्लास, और नॉट टोटली आउटराइटली। फिर मैंने कई वेंचर शुरू किए, जैसे मैंने आपको बताया था 9 लाख रुपए थे मेरे पास, 8 लाख का लॉस हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाती हैं कि कैसे आप बाउंस बैक करो। और एक सिंपल सी, अगर आप एक बहुत फेमस एग्जाम्पल्स हैं आप देखोगे, जो एक मिलियनियर होता है, बिलियनियर होता है, वो पूरा ज़ीरो भी हो जाता है बट वो फिर से मिलियनियर बन जाता है। और बल्कि जिसके पास पैसे नहीं है, उसकी कहीं लॉटरी लगी है या KBC में हमने करोड़ों रुपए जीते हैं, वो वापस पूरा डिस्ट्रॉय कर लेता है। तो इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। अगर आप उस चीज़ को लिए रेडी नहीं हो, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके फेलियर्स कंटिन्यूसली आते जाएंगे। अदरवाइज आप फेलियर से ऐसे सीख के उसको बाउंस बैक करोगे। तो जो हो गया आप उसको एक तरफ रखो, रात गई बात गई जो हम बोलते हैं। तो आई ऑलवेज टेक, सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, जो पास्ट गया गया। नाउ व्हाट वी कैन डू, इट्स अ न्यू डे, व्हाट यू कैन अचीव नाउ। आज जो मेहनत करोगे उसका रिजल्ट कल मिलेगा। ये मेरा फिलॉसफी है। सिंस वी आर रनिंग इकोहॉलिक्स एज अ वेंचर, और इसमें बहुत सारे ऐसे हमारे एप्लीकेशन पे कंटेंट है जो फ्रीली अवेलेबल है। मतलब यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, आप आओ देखो। और वो वीडियोस कॉमन पीपल के लिए, जिससे आपकी इकोनॉमी को लेके समझदारी बढ़ती है। कई बार हम न्यूज़ कुछ पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पे पोस्ट देखते हैं। आजकल मैंने देखा है कि जो कॉमन पीपल है वो न्यूज़पेपर ना छोड़ के सोशल मीडिया के पोस्ट पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो उस सिनेरियो में हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें हम कॉमन पीपल को एजुकेट करते हैं कि आप अपना मनी कैसे मैनेज करो।
जैसे जनरली मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि सर हमारे पास 1 लाख रुपए रखा है, क्या करूं, एफडी बनाऊं, म्यूचुअल फंड जाऊं, स्टॉक मार्केट में लगाऊं, कि ये पॉलिसी खरीदूं, वो खरीदूं। तो जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमको मनी के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, हमको सिर्फ पढ़ाया जाता है कि ये प्रोफेशन है। पर जिनका प्रोफेशन मनी से दूर दूर तक नहीं है, वो अपना मनी अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। तो उस सिनेरियो में कुछ बेसिक बुक्स होती हैं रिलेटेड टू मनी। एक साइकोलॉजी ऑफ मनी करके बहुत अच्छी किताब है, वो आप पढ़ सकते हैं। वो कॉमन पीपल के लिए लिखी गई है, उसको आप समझ सकते हैं। उससे पता चलेगा कि पैसे का क्या महत्व है और क्या वैल्यू है। क्योंकि जब आप कोर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब तो आप बहुत कुछ समझेंगे, बट एक कॉमन पीपल के लिए उसका पैसा कैसे मैनेज करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए मेरे कुछ वीडियोस इंटरैक्टिव हैं, ऐप पे भी अवेलेबल है, दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे आप समझदारी बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा आप लगातार न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं तो भी आपकी समझदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। किसी किताब से बेहतर होता है आप न्यूज़पेपर पढ़ें जो कि आसपास की आपकी सराउंडिंग्स को दर्शाता है। दूसरा चीज़ है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से मैंने जो आज तक देखा है कि बच्चे नॉट ओनली इकोनॉमिक्स बट सारे वो रेस लगाते हैं कि मेरी ये किताब ख़त्म हो गई, मेरा ये सिलेबस ख़त्म हो गया, मेरा ये पोर्शन ख़त्म हो गया। मैं बच्चों को यही बताता हूँ कि ख़त्म कुछ नहीं होता, ख़त्म होता है एनर्जी एंड टाइम। तो आप जो भी पढ़ रहे हो उसको धीरे धीरे पढ़ें। रीडिंग और लर्निंग में डिफरेंस है। हमको लर्निंग चाहिए, हमने पढ़ के रख दिया, याद नहीं आएगा, आज का पढ़ा हुआ कल याद नहीं आता, तो वो लर्निंग इंपॉर्टेंट है। तो एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव आपको चीज़ें पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, समझदारी के साथ पढ़ना है। पर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो आपको एक मेंटोर बता पाता है। तो इसलिए फाइंड अ मेंटोर टू सेव टाइम। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि बिना आप गाइडेंस के नहीं पढ़ सकते, पर अगर आपको कोई गाइडेंस है तो वो काम जल्दी आपका हो जाएगा। इकोहॉलिक्स एक छोटे से कमरे से बहुत कम पैसों से शुरू हुआ था और आज करोड़ों का टर्नओवर होने के बाद एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपकी टीम का होता है। क्योंकि अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी नहीं है तो आपकी बिल्डिंग अच्छी नहीं बनेगी। तो मैं उस मामले में बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे अच्छे लोग मिले और वो अच्छे लोगों का साथ मुझे थ्रू आउट द जर्नी मिला और उनका कंट्रीब्यूशन तारीफ़ काबिल है। और उनके बिना इकोहॉलिक्स जो आज है वो अगर वो नहीं होते तो आज हम इस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाते। तो हमारी टीम का कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा रहा और उनके कंट्रीब्यूशन के लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। एक बार सडनली सनत का कॉल आया मेरे पास और उसने बोला कि हमें एक YouTube चैनल बनाना है और उसमें हम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स के सारे डाउट्स सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स से रिलेटेड। और इकोनॉमिक्स को हम इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जहाँ पे हम इकोनॉमिक्स नॉट जस्ट हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे लेकिन उनके लिए एक इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट को थोड़ा आसानी से बताएंगे। और जितने सारे ख्याल हमने इस कॉन्वर्जेसन में रखे थे उससे मैंने फटाफट एक लोगो डिज़ाइन किया, ड्राइंग बनाई, फिर ऐप में उसको डाला और तुरंत वो लोगो डिज़ाइन कर दिया। एंड उस जर्नी के बाद से आई थिंक वी हैव नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट इकोहॉलिक्स कि हम उसको किस तरह से और क्रिएटिव और आसान और स्टूडेंट्स के लिए रीचेबल बना सकते हैं। स्टूडेंट्स हमेशा चाहते हैं कि इकोनॉमिक्स को वो पढ़ें और उससे उनको कोई करियर अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन हमारे साथ भी वही प्रॉब्लम हुई थी कि हम पोस्ट ग्रेजुएशन तक आ गए थे लेकिन हमें इतना आइडिया नहीं था कि इकोनॉमिक्स में इतने बड़े सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसे कोर्सेज ऑफर करती हैं जो हमें नहीं पता थे। तो हमें ऐसा लगा कि शायद वी आर वेरी अननोन टू दिस बीट एंड हमें उसके बारे में और जानना चाहिए और लोगों को भी बताना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी बताना चाहिए। और उस सिचुएशन के बाद हमें ऐसा लगा कि शायद हम इकोनॉमिक्स में एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे ना सिर्फ स्टूडेंट्स जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं लेकिन आने वाले बहुत सारे जनरेशन्स जो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हैं और अपने लिए कोई अच्छा नया आयाम चूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए हम ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। एंड वी हैव नेवर स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट इट सिंस दैट टाइम एंड हमारी जर्नी अभी भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। इकोहॉलिक्स मेरे लिए एक बहुत ही रैंडम सेटिंग में स्टार्ट हुआ था। व्हेन सनत कॉल्ड मी अप वन डे, उस वक्त मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी एंड इकोहॉलिक्स स्टार्टेड लाइक अ पार्ट टाइम थिंग फॉर मी। व्हेन आई एक्चुअली केम टू दी ऑफिस तब मुझे रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जगह जॉब कर चुकी थी पहले, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा बेटर है।
जो आपकी एक होलिस्टिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। आपका सिर्फ काम देखा जाएगा, आप ईमानदारी से काम करते रहिए एंड दैट्स ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। देयर इज़ एन इमेंस अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, अगर आप में टैलेंट है और आप वो प्रूव कर सकते हैं ऑफिस एनवायरनमेंट में, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और वही कल्चर हमने इनकलकेट किया है इकोहॉलिक्स में कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ले सकते हैं एंड इफ़ यू आर केपेबल ऑफ डिलीवरिंग इट, वी विल इग्नोर योर बैकग्राउंड कंप्लीटली एंड लेट यू डू इट। एंड दैट्स व्हाट आई थिंक इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट इकोहॉलिक्स। मुझे याद है जब मेरा इंटरव्यू हुआ था इकोहॉलिक्स में, तो 4 का पैनल था और तब मुझे लगा सारंदा दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी, क्योंकि जब इंटरव्यू इतना डिफ़िकल्ट है तो मैं कैसे कोप अप करूँगी हर चीज़ के साथ। बट देन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एज अ पार्ट टाइम एम्प्लॉई, मैं डायरेक्टर कम्युनिकेशंस बनी, क्योंकि इकोहॉलिक्स में सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अथॉरिटी भी दी जाती है। दे बैक योर डिसीजंस नो मैटर व्हाट। और अब हमारा तब एक ऑफिस हुआ करता था जब मैंने ज्वाइन किया था, अब हमारे 4 ऑफिसेज हैं। तो आई जस्ट विश कि इकोहॉलिक्स ऐसे ही ग्रो होता रहे, कंटिन्यूसली रिजल्ट्स देता रहे। Who is the best team? Ecoholics!